नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सरकार तो मानती ही नहीं कि इस आंदोलन में कोई किसान है। वो ये मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के उकसावे पर आंदोलन हो रहा है और मुट्ठी भर किसान है वहाँ। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आज के समय में आप जानते हैं कि सरसों की तैयारी हो रही है हमारे यहाँ, तो किसान सरसों में लगा हुआ है। उससे पहले बाजरे की जो है फसल आएगी, अभी उसके ऊपर चल रहा है काम है। बाजरा अभी जब बड़ा हो जाएगा बाजरा लगेगा। उधर जो है धान की रुपाई हो रही है। किसान जिस दिन एक नारा देते हैं तो लाखों की तादाद में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक हालात ऐसे हैं कि जब एक कोई भी आंदोलन लंबा चलता है तो वो अपना काम भी तो करेंगे ना। उन्होंने अपना रोजी रोटी भी तो देखनी है। कि अगर ये कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है ये इनमें दम नहीं है तो उठा दें इनको। नहीं, लेकिन कैप्टन साहब कि आप अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं, आपने भी खेती की हुई है, किसान परिवार से हैं आप। तो अगर किसान परेशान है तो अहिरवाल क्षेत्र का किसान शांत क्यों बैठा, इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं है? देखिए, मैं उसके बारे में, हमारे यहाँ जो किसान संगठन है वो इतने मजबूत नहीं है हमारे यहाँ। ना कभी हमारे यहाँ कभी कोई किसान मूवमेंट चली है। जैसे सिरसा में चलती है, आपके अम्बाला में है, कुरुक्षेत्र में है, आपके इस रोहतक में है, बादरगढ़ में तो यहाँ खाप है, तो खाप सिस्टम के हिसाब से वहाँ हो गया। हमारे यहाँ कोई एक तो खाप सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, किसान कहते हैं कि जो पॉलिटिकल आदमी है वो इसमें हिस्सा ना ले। आप किसान यूनियन वाले कल ये कह दें कि भाई कांग्रेस वाले जो हैं और विपक्ष वाले हमारे साथ दो, मैं आपको वहाँ पर किसानों की भरमार हम कर देंगे। हमारा जो किसान है वो संगठन हमारे यहाँ मजबूत नहीं है। अगर संगठन मजबूत नहीं है तो वो नहीं है, उसमें हिस्सा लेते हैं कोई। ये अच्छा, ये बात नहीं है कि वो सरकार की नीतियों से खुश हैं। क्या 100 रुपये के ऊपर जो डीजल का दाम हो गया है, डीएपी का आप देखिए जो 3 गुना रेट हो गया उसका, डीएपी का। और हर चीज़ महंगी हो गई है, बीज है, खाद है, सब्सिडीज आप देखिए। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास 3 मैसेजेस आए हैं कि भाई आपको हमने सब्सिडी के ऊपर आपको हमने खाद दे दिया, उसमें आपको हम 2056 रुपये आपके हमने सब्सिडी की दे दिए। मैंने खाद खरीदा ही नहीं। मैंने डीसी को बोला, मैं कहा भैया 3 मैसेज मेरे को आए हैं और मैंने कोई ऐसा खाद खरीदा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सब्सिडी कौन खा रहा है? मेरे नाम पे भी अगर सब्सिडी खा जाए, एक एक्स मिनिस्टर के नाम से अगर कोई सब्सिडी खा रहा है, और मैंने मुख्य डीसी को बोला इसकी जांच करो। आज उसका फ़ोन आया मेरे पास कि जी आपसे हम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ सोमवार को, मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में हूँ। तो आप ये बताइए कि अगर एक घोटाला जो है, मेरे जैसे व्यक्ति सब्सिडी जो है, जो खाद की सब्सिडी की बात करते हैं, ये कहते हैं किसान के खाते में 6,000 रुपये सीधे आएंगे। कभी जब इलेक्शन होते हैं तो सब्सिडी वहाँ पहुँच जाती है। इन्होंने कितना वहाँ पर जो है बंगाल में क्या किया इन्होंने। कोविड में क्या हाल हुआ आप मुझे बताइए। कोविड के अंदर ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन बेड, ना ऑक्सीजन के आपके प्लांट, कितने लोग मरे। ये कहते हैं कि हरियाणा पूरे देश में ये कहते हैं 3 लाख और अब 40,000 के आसपास ये आंकड़े बताते हैं। कितनी लाशें गंगा में बह के आई हैं, उनको गंगा नदी के तट के ऊपर उनको दबा दिया गया। आप बताइए क्या ये वहाँ पर योगी राज जी, आदित्यनाथ जी वहाँ पर जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उनका अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं दिए गरीबों को है? आप मुझे बताइए किस प्रकार की सरकार है? ऐसी असंवेदनशील सरकार मैंने देखी नहीं कि कोविड के समय में लोग बगैर बेड के बाहर ही मर गए। और कई लोग तो क्योंकि बॉडी लेने का प्रोसीजर इतना टेक्निकल बना दिया है, कुछ बुजुर्ग तो गए नहीं कि भाई हमारी बॉडी के लोग देंगे नहीं। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कम से कम, यानी विदेशी जो आंकड़े हैं वो तो 42 लाख कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम 20 लाख से लोग ऊपर ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं। लेकिन सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। क्यों छुपा रही है आंकड़ों को? क्यों नहीं ये सही आंकड़े पे पेश करती? कैप्टन साहब, सत्ता पक्ष जो करता है वो तो ठीक है, आप भी सत्ता में रहे हैं। विपक्ष सत्ता को चेताता है, सरकार को चेतावनी देता है, सरकार को बाध्य करता है। अभी आपने
कोरोना महामारी का भी जिक्र किया और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने धरना दिया था, कांग्रेस आपस में बटी हुई थी, धरने पे बैठने वालों में बहुत से लोग शामिल ही नहीं हुए, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, तो कांग्रेस क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जितनी भी जो नेशनल पार्टीज हैं वो कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि हमें इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के वक्त में मुझे लगता नहीं इतनी गुटबाजी, ज़्यादा गुटबाजी नहीं जिस प्रकार से पहले अशोक तंवर जी के टाइम में खुला जो बात हुआ करती थी। तो लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन किया, चिरंजीव वहाँ गया था, वहाँ सभी फैक्शन के लोग वहाँ रेवाड़ी में आए थे। गुड़गांव में जो है हमारा जो प्रोग्राम था वो बहुत बढ़िया था, पेट्रोल के खिलाफ के दाम के खिलाफ हमने आंदोलन किया। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने अब प्रधानमंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया कोविड के लिए इन्होंने घोषणा की थी। मुझे बता दें कि उसमें कौन सा हॉस्पिटल बनाया आपका, कितने उन्होंने उसमें वेंटिलेटर खरीदे हैं। जो वेंटिलेटर उन्होंने खरीदे थे अपने पीएम केयर फंड से, वो सारे जो हैं वो खराब हैं। तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पीएम केयर फंड से हरियाणा को कितना पैसा मिला, मुख्यमंत्री जी बता दें। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कोविड से निपटने में हरियाणा सरकार सफल रही है। अब असंगठित श्रमिकों को, किसानों को और छोटे दुकानदारों को मदद दी जाएगी, और जो अपने माँ बाप खो चुके बच्चे उनको 10 लाख रुपए दे के सरकार उनकी मदद करेगी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो इनके पास आंकड़े से पूरे नहीं है जी। और ये कैसे कहते हैं कि कोविड में जो है ये इन्होंने काम अच्छा किया। ये अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते और आरएमपी और बीएमएस के डॉक्टर्स गाँव में ना होते और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होती, हमारे डॉक्टर्स नहीं होते, तो ये इनसे काबू नहीं आना था। जितने भी सिविल हॉस्पिटल है ना उनमें वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन बेड थे। अभी थर्ड एक लहर आने की बात कर रहे हैं, सेकंड लहर में तो ये बिल्कुल ना क्या, उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करते ये लोग? वेंटिलेटर लगाएं, ऑक्सीजन बेड लगाएं, ऑक्सीजन के प्लांट लगाएं, और अभी ये कह रहे हैं हम राहत देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके पास फिगर्स हैं क्या? इनके पास जितने लोग कोविड से मरे हैं उसका तो प्रॉपरली पहले सर्वे करवाएं। जितने इनके आंकड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग कोविड से मरे हैं, तो पहले तो इनको उसका सर्वे करना चाहिए। और अगर जितने अस्पताल दिखा रहा है और जितने जो हैं आपके शमशान घाट में जो लोग कोविड से मरे हैं उसमें ही अंतर आ रहा है, तो उसमें देख लें। कैप्टन साहब, सरकार का तो बार बार यही कहना है कि हमने कोरोना महामारी से लोगों के बचाव के लिए तमाम प्रयास किए हैं। कांग्रेस चूंकि उससे सहमत नहीं हो सकती। अच्छा है आपने जांच की मांग की और ये भी कहा है कि भाई सारे आंकड़े सामने आने चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में फॉरेस्ट की ज़मीन पर जितने मकान बने हुए थे उनको तोड़ने का आदेश दिया है। करीब 10,000 मकान तोड़े जाएंगे और 60,000 लोग प्रभावित होंगे उससे। अभी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि जिन लोगों को झूठ बोल के ज़मीन बेची गई, जिन लोगों ने ज़िंदगी भर की कमाई अपनी खर्च करके मकान बनाए, अब वो फिर बेघर हो जाएंगे, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं उस दौरान, मेरे समय में भी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के लैंड के ऊपर भी फरीदाबाद के अंदर काफ़ी लोग बसे हुए हैं। मेरे टाइम में भी उस वक्त भी हमने कहा था, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार के हाथ बंधे हुए थे, बने हुए मकानों को नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की पालना तो आप जानते हैं कि अगर नहीं करते हैं, देखो केवल कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो जिसके आंख पर पट्टी दिखा के आप दिखाते हैं कि आंख पे पट्टी बंदी होती है, वो ये नहीं देखती है कि आगे क्या होने वाला है। अब इस जो अगर ये बुलडोज कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, कितने लोग बेघर होंगे, उसकी परवाह सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ये परवाह होनी चाहिए हमारी सरकार को, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए बाकायदा जगह दें ताकि वो बच सकें। ये आपके जो फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा, उनका ये कहना है, कल उन्होंने मीडिया के सामने बात की है कि जितने भी कब्जे हुए हैं या ज़मीन खरीदी गई है या लोगों ने वहाँ बसावट अपनी जो की है,
वो सन 2014 के बाद हुई है। उससे पहले जो है वहाँ इस तरह के अतिक्रमण नहीं हुए थे। तो आपको लगता है कि सरकार उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए ना। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई पहली बात तो वहाँ पर बसने क्यों दिए गए? अगर बसे हैं, अगर नीरज जी ये कह रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत कब्जा था जब हमारे समय में इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड पे भी था, वो भी हमने हटाया था उस वक्त जो है। तो मेरा ये कहना है कि अगर नीरज शर्मा जी ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात में दम है, वहाँ के विधायक हैं, तो सरकार को जांच बिठानी चाहिए और जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। गरीबों को बेचारों को उजाड़ के उनको कम से कम प्लॉट दें, रिहेबिलिटेशन, उनको रिहेबिलिटेट करें, उसके बाद आप घर तोड़ दें। उनके कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब आदमी? ये कहना है मेरा। शुक्रिया कैप्टन साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन जय सिंह यादव, जिनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में अवैध कब्जे को लेकर जिन लोगों को हटाया जा रहा है, जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उन पर किसने वो जमीन बेची और किस तरह लोगों को बरगलाया गया, इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, पंचकुला।